जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला की ओर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टोटल 150 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है, ठीक है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जानते हैं दोस्तों, पहले हम जीके करवाते हैं, जीके के बाद जो है मैथ करवाते हैं, ठीक है। तो पहले जीके का आनंद उठाइएगा और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको बहुत सारे किताब का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। जितना भी मार्केट में अवेलेबल है सीजीएल 4 का लगभग आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और इस बार थोड़ा हिम्मत रखिए दोस्तों, और आपका रिजल्ट तो होगा ही होगा। लोग कहते हैं दोस्तों कि मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, तुझे दूसरों की ख्याल है, कुछ तो मेरे मसलों पर कभी जोर दे, कुछ तो मेरे मसलों पर कभी जोर दे, मुझे तो पूरी जिंदगी का सवाल है। तो इस बार जो है जिंदगी दांव पर लगा देना है दोस्तों, और पूरा जो है इस बार एक सीट लेकर के आना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पहले हम जीके चलेंगे, उसके बाद जो है जब खत्म हो जाएगा जीके उसके बाद हम मैथ का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 3 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। सरल आवर्त गति यानी एसएचएम में सही कूट को चुनना है। देखते हैं पहला में क्या कह रहा है, मध्य स्थिति का वेग अधिकतम होता है। आपके लिए एक सरल आवर्त मतलब एक लोलक बनाए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें कहा था दोस्तों मध्य स्थिति में वेग अधिकतम होता है। जरा यहाँ देखते हैं इसका मध्य स्थिति क्या है दोस्तों। मध्य स्थिति ये वाला हो गया मध्य स्थिति, ठीक है। हम लोलक को पहले यहाँ लाएं दोस्तों, लोलक को पहले यहाँ लाएं, यहाँ लाने के बाद लोलक को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद क्या होगा, लोलक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ तक स्पीड सबसे अधिक होगा। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा दोस्तों, ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो यहाँ से स्पीड घटते घटते यहाँ पर आकर स्पीड क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे स्पीड शून्य होगा दोस्तों, उसके बाद ये वापस लौट जाएगा, समझ गए। यानी यहाँ तक स्पीड सबसे अधिक हुआ, समझ गए। तो इसलिए जो एक नंबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मध्य स्थिति का त्वरण शून्य होता है, ठीक है। आपको एक चीज बताते हैं दोस्तों, एक चीज नहीं दो चीज, एक त्वरण बताएंगे और एक जो है विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। अच्छा विस्थापन कहते हैं किसको है, विस्थापन को हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं छोटी दूरी, ठीक है, डायरेक्ट वे। जैसे मान लिया यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, ये 5 किलोमीटर चले, फिर ऊपर चले दोस्तों 3 किलोमीटर ऊपर चले, ठीक है। तो ये हमारा कुल क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। तो ये विस्थापन कहता है हमको इससे मतलब नहीं है, हमको जो छोटा मिलेगा वहां से चलेंगे। तो विस्थापन क्या कि यहाँ से उठा डायरेक्ट यहाँ पर चल गया, लो, ठीक है। आप बताइए इसका जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 4 हो जाएगा, समझ गए। तो विस्थापन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटी दूरी देखता है आपको, आप 5 3 8 चले उससे हमको मतलब नहीं है, ये विस्थापन हो गया। तो इसमें कहता है दोस्तों, ये जो है पहले त्वरण देखते हैं। ये त्वरण किसको कहते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन के दर। वेग में अगर परिवर्तन होगा यानी वेग ज्यादा होगा या फिर कम होगा, उसी को परिवर्तन होगा तो उसे हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। या फिर जो है अगर बल अधिक लग रहा है, ठीक है, अगर बल अधिक लग रहा है इसका मतलब त्वरण अधिक हो जाएगा। बल 0 हुआ तो त्वरण 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम, कहता मध्य स्थिति में त्वरण शून्य होता है। इसका मध्य स्थिति कौन है दोस्तों, मध्य स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, मध्य स्थिति यहाँ पर है। तो अभी बताएं दोस्तों कि यहाँ से लोलक को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, लोलक को यहाँ छोड़े, फिर यहाँ चला चला चला, इसके बाद यहाँ पर स्पीड शून्य हुआ, अब फिर वापस लौट गया, ठीक है, वापस फिर यही लौट गया, फिर यहाँ से स्पीड शून्य हुआ तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी मध्य स्थिति यहाँ से छोड़े फिर यही वापस आ जाएगा, यानी मध्य स्थिति में वापस इसको आना ही आना है, जान लीजिएगा। यहाँ से छोड़े, यहाँ छोड़े, आप यहाँ छोड़े दोस्तों, मध्य में आ जाए, फिर आगे बढ़ाए फिर मध्य में आ जाएगा। यानी इसका विस्थापन क्या होगा, 0। जहां से छोड़े फिर वहीं पर आ गया, मतलब छोड़े ऐसे नहीं, यहाँ नहीं दोस्तों, इसमें मध्य स्थिति कर रहा है तो मध्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य में इसको आना ही आना है, तो विस्थापन 0। तो सरल आवर्त नियम के अनुसार क्या कहता है कि जब विस्थापन 0 होता है ना तो त्वरण भी 0 हो जाता है, ठीक है। त्वरण क्या होता है, 0। यहाँ पर जो है कोई बल लग रहा है, ये मिड पॉइंट में कोई बल लग रहा है, कोई भी बल नहीं लग रहा है। अब यहां से ऊपर की ओर बढ़ेगा ने तो इसका पीछे की ओर खिंचाव बढ़ेगा, पीछे की ओर खींचेगा, खींचते खींचते यहां पर आएगा दोस्तों, उसके बाद यहां पर आकर रुक जाएगा, फिर बैक की ओर खींच लेगा पूरी तरह से। यानी यहाँ बल भी 0 हो रहा है, तो विस्थापन 0 तो क्या होगा, त्वरण भी 0, इसलिए 2 भी सही है। कहता है अंत स्थिति में वेग शून्य होता है और त्वरण अधिकतम होता है। अभी बताएं दोस्तों, आप देखिएगा यहां से छोड़े हैं, ठीक है, यहां से छोड़े हैं, यहां पर लास्ट कहीं तो कुछ क्षण के लिए रुकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है बल सबसे अधिक लग रहा है, पीछे की ओर खिंचा रहा है। मिड पॉइंट में यहाँ पर जो है बल सबसे कम था, लेकिन जैसे ही यहाँ से ऊपर बढ़ने लगा था पीछे की ओर जो है खींचने लगा बल, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। पीछे की ओर खींचने लगा, तनाव बढ़ने लग गया, यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुकेगा, ठीक है, मतलब तनाव सबसे अधिक यहाँ पर हो गया,
सबसे अधिक बल लग रहा है, तो जहां सबसे अधिक बल लग रहा है वहां पर त्वरण सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्षण के लिए रुक भी रहा है, तो वही तो कह रहा है ने कि अंत स्थिति में वेग शून्य होता है और त्वरण भी अधिकतम होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, उसका त्रिज्या जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिलान करना है सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम, एक सेकंड दोस्तों, इसमें क्या होगा, सूर्य के प्रकाश या फिर बिजली के बल्ब के द्वारा, रेखीय स्पेक्ट्रम सोडियम लैंप के द्वारा, अवशोषण स्पेक्ट्रम सूर्य के स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं, अतः ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग संचार में होता है, इसके लाभ क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहता है इसमें ऊर्जा की हानि बहुत कम होता है, सही है। यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से मुक्त होता है, ये भी सही है। इसकी बैंडविड्थ तांबे के तार से कम होता है, एक गलत है दोस्तों। तो एक और दो क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है दोस्तों, तो यह खासकर जो है सिलिका और कांच का बना होता है। ठीक है, सिलिका या फिर कांच का बना होता है जो विद्युत का कुचालक है। ऐसे इसका उपयोग तो आप देख चुके हैं। इसका एक उपयोग और है दोस्तों, एंडोस्कोपी में। ठीक है, एंडोस्कोपी में जो इसका उपयोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति चश्मा पहनता है, उसका पावर -2 डायोप्टर है, उसे कौन सा दोष और उसका दूर बिंदु कहाँ है। आप देख रहे हैं दोस्तों, पहले तो पावर के मान दिया हुआ -2 डायोप्टर, जैसे ही -2 दिया हो दोस्तों, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो चश्मा होगा अवतल लेंस का होगा। ठीक है, चश्मा क्या होगा, अवतल लेंस का होगा। अब बताइएगा दोस्तों कि P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है, लेकिन यहाँ पर जो अवतल है, तो अवतल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, P का मान दिया हुआ -2 डायोप्टर, तो -2 हो जाएगा बराबर 1/f। ये जो होता है दोस्तों मीटर के फॉर्म में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। अब बटा में f, क्या f के मान निकल सकता है आपसे, कट जाएगा दोस्तों, 50 दूना 100, यानी f की इज इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है, अभी बताया है कि लेंस कैसा है दोस्तों, अवतल है, तो अवतल लेंस से जो है कौन सा दृष्टि दोष होता है, बताइए। अवतल लेंस जो लगाता है उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो उसमें होता है निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ दूर भी दिया हो दोस्तों, अगर दूर रहेगा इसका मतलब वह जो है उत्तल लेंस का चश्मा लगाएगा, ना कि अवतल लेंस का। ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में आप जानते हैं कि निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष में आप जानते हैं दोस्तों कि दूर की वस्तु दिखाई देगा और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब जो दृष्टि दोष रहे दोस्तों वही अपना जो है। ठीक है, इसमें एक दिया जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है बाईफोकल लेंस की इस्तेमाल करते हैं, इसमें पास और दूर दोनों का दृष्टि जो है कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। 6 नहीं दोस्तों, आप जानते हैं कि मैथ रीजनिंग सबसे लास्ट में करवाते हैं, पहले हम लोग जीके की ओर चलते हैं, उसके बाद मैथ रीजनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कहता है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा गया। तो लोकहितवादी जो है गोपाल हरिदेशमुख को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल हरिदेशमुख को। ज्योतिबा फूले की बात करते हैं दोस्तों, तिनका जो है कुछ पुस्तक भी है, जैसे में गुलामगिरी है, गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले है, और इनका एक समाज भी स्थापना में योगदान देते दोस्तों, जिसमें सत्य शोधक समाज है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने ही किया था। ठीक है। अगर हम एमजी रनाडे की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने इसको जो है, इसे महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जानते हैं। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से। इन्होंने जो है प्रार्थना समाज के स्थापना में सहयोग किया था, योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका एक और भी रचना है दोस्तों, जैसे में द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की रचना है। इनका एक और पुस्तक है दोस्तों, थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज कर सकते हैं, यंग इंडिया।
ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि यंग इंडिया पुस्तक किसका है, महात्मा गांधी जी का। गलत है। यंग इंडिया पुस्तक जो है लाला लाजपत राय का है, और यही यंग इंडिया पत्रिका बोल दे, साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, तो फिर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। तो इसमें दो क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक पूछे तो लाला लाजपत राय, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका पूछे तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा था, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका एक पुस्तक आप जानते होंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, जो कि 1901 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुस्तक का लेखक जवाहरलाल नेहरू। इसमें एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर डिस्कवरी दिया हुआ ना, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, मेघनाथ देसाई है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर। बंगाल बजट समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1780 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, बंगाल गजट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रकाशन 1780 में कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से हुआ था। इसका संस्थापक जो है जेम्स ए हिक्की कहते हैं, जेम्स हिक्की लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, जेम्स हिक्की जो है इसका संस्थापक है। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र दोस्तों। इस समाचार पत्र को जो है भारतीय समाचार पत्रों का जनक किसे कहते हैं, जेम्स हिक्की को। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का जनक कहते हैं। यह जो है खासकर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश काल में भारत के विभिन्न अंगों में जमींदारों की शोषणात्मक रवैया के विरुद्ध हुए आंदोलनों एवं संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है, इसमें क्या करा दोस्तों, पबना विद्रोह। पबना विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, यानी पूर्वी बंगाल में। और कब हुआ था दोस्तों, बता सकते हैं आप, 1873 से लेकर के 76 में हुआ था। ठीक है, 1873 से लेकर के 76 में। इसका अगर नेता की बात करते हैं, इसका नेता कौन है, तो ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय इसका नेता है। अच्छा, मोपला आंदोलन की बात करते हैं, मोपला विद्रोह, तो यह केरल के मालाबार तट में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, तो 1836 में। ठीक है, और एक 1821, दो बार हुआ है दोस्तों, एक 1836 में और एक 1821 में। और मोपला विद्रोह के अगर नेता की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन है, अली मुस्लियार है। ठीक है, एका आंदोलन जो है अवध में चलाया गया था। ठीक है, 1921-22 में, 1921-22 में चलाया गया था। और इसका अगर नेता की बात करते हैं दोस्तों, तो मदारी पासी है, मदारी पासी है। ये सभी एक क्षेत्रीय आंदोलन है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ अन्य आंदोलन के भी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे में संथाल आंदोलन, संथाल विद्रोह कर सकते हैं इसको। तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा हुआ था, प्रसिद्ध नेता थे। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32 में हुआ था। अच्छा, इसका नेता कौन था दोस्तों, बुद्धो भगत इसका नेता थे। अहोम विद्रोह जो कि 1828 में हुआ था, इसका नेता की बात करते हैं तो गोमधर कुंवर। ठीक है, खासी विद्रोह जो कि 1830 से 33 में हुआ था, और इसका नेता तीरथ सिंह है। पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 से 33 में हुआ था, और इसका नेता जो थे करम शाह। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 की ओर। बिरसा आंदोलन के काल निम्नलिखित में क्या था। तो बिरसा आंदोलन के काल जो है बताइएगा क्या था, 1895 से 1900 था। अच्छा, इनको जो है गिरफ्तार 1895 में हुए थे, और गिरफ्तार करके जो है हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था, हजारीबाग जेल में बंद कर दिया था। और पुनः 1897 में यह जो है जेल से रिहाई भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर होगा 1907। अच्छा, इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों, आप जानते होंगे, जमशेद जी टाटा के द्वारा हुआ था, जमशेद जी टाटा के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है मजहर उल हक को बनाया गया था। ठीक है, मजहर उल हक को बनाया गया था। बिहार में होम रूल लीग जो है
बिहार में होम रूल लीग 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। ठीक है, 1916 में, जिसका अध्यक्ष मजहर उल हक थे। अगर इसमें उपाध्यक्ष की बात करते हैं, दोस्तों, तो इनका उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन। सरफराज हुसैन जो था इसका अध्यक्ष था। अच्छा, होम रूल की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो होम रूल जो तो बिहार में हुआ था, और व्यापक स्तर पर जो है एक तिलक ने स्थापना किया था और एक एनी बेसेंट के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अगर हम तिलक की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में किया था। अप्रैल 1916 में कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। ठीक है, और एनी बेसेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सितंबर 1916 में किया था। यह जो है अडियार मद्रास में किया था। अडियार मद्रास में जो इसका स्थापना किया था। तो दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष मजहर उल हक को बनाया गया था, जो कि 16 दिसंबर 1916 को बनाया गया था। ठीक है, और ये जो होम रूल लीग जो है व्यापक स्तर पर एक तिलक ने स्थापना किया था, एक एनी बेसेंट ने। तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में जो इसका स्थापना किया था। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर। नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि संविधान सभा को अपनी ताकत मुख्य रूप से मिली है। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय लोगों को इच्छा शक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, नेहरू जी का एक बुक था दोस्तों, आप जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक है, एंड ऑटोबायोग्राफी, दोनों जो है नेहरू जी के द्वारा लिखित किताब है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की है? राइट आंसर होगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम 1853 अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या था कि पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। ठीक है। अगर हम 1813 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं, तो इसके द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी करते हैं। यह जो है अपनी रिपोर्ट प्रकाशन 1990 में किया था। 1990 में किया था। अच्छा, यूएनडीपी के द्वारा ही, यूएनडीपी इसी के द्वारा ही लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट जारी करते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विकास सूचकांक जारी होता है यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 तो मैथ सीरीज है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 32 की ओर, 31 की ओर दोस्तों। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। पलायन वेग के संदर्भ में हम पृथ्वी से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में 11.2 किलोमीटर गति से फेंके, अगर वायु का प्रतिरोध नगण्य मानते हुए, तो क्या होगा? तो वह जो है वह वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, पलायन वेग के बारे में जानते हैं दोस्तों। पलायन वेग है क्या चीज? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को हम फेंकते हैं। ठीक है, जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। तो अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से हम फेंकते हैं, जहां वायु का प्रतिरोध नगण्य होगा, ठीक है, तो वह वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है दोस्तों कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर यही पूछे दोस्तों चंद्रमा का पलायन वेग, तो हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? पलायन वेग भी बराबर सूत्र होता है √2gr। ये पलायन वेग का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 33। रिमोट सेंसिंग उपग्रहों में किस प्रकार के कैमरे सेंसर का प्रयोग होता है जो बादलों को पार भी देख सकता है? राइट आंसर होगा रडार इमेजिंग सेंसर। ऑप्शन नंबर बी। बादल के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? बताइएगा। बादलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप जो है बताइएगा कमेंट में।
क्वेश्चन नंबर 34, उपास्थि के बारे में कौन सा कथन गलत है? उपास्थि जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। कहता है इसका मैट्रिक्स ठोस लेकिन लचीला होता है, सही है। यह नाक और कान में पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें ऑस्टियोलॉजी कोशिकाएं होती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑस्टियोलॉजी कोशिकाएं जो है हड्डी में होता है, ठीक है, अस्थि में होता है, इसे कह सकते हैं, ठीक है। अस्थि में जो है ऑस्टियोलॉजी कोशिकाएं होते हैं। अगर हम उपास्थि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है कॉन्ड्रीसाइट कोशिका होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो इसमें कोशिका होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उपास्थि जो है मैट्रिक्स, उपास्थि का मैट्रिक्स जो है कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। ये तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया ना। कहता है यह जोड़ों को चिकना बनाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 35 की ओर। किस उत्तक की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? राइट आंसर होगा दृढ़ोत्तक, ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 36, तो मैथ रीजनिंग है दोस्तों। 46 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में किस प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर गया, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सर्वप्रथम पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में कब लगाया गया था? 1951 में। अब तक जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 130 से अधिक बार हो चुका है, ठीक है, 130 से अधिक बार हो चुका है। संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है, आप जानते हैं दोस्तों, संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। एक होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो कि अभी बताया गया है, अनुच्छेद 356 में है। एक होता है दोस्तों, ठीक है, 356 लिखते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, इसका जो है अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। अच्छा, वित्तीय आपातकाल का प्रयोग जो है अभी तक भारत में नहीं हुआ, याद रखिएगा। यहाँ जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो ये अब तक 3 बार लग चुका है। 1962 में लग चुका है, भारत चीन युद्ध के समय। 1971 में लग चुका है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। 1975 में लग चुका है, आंतरिक अशांति के समय। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 47 की ओर। भारत में हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से किस फसल को लक्ष्य बनाया गया है? तो हरित क्रांति के दौरान जो है गेहूं को लक्ष्य बनाया गया है, ठीक है। और गेहूं में कौन सा? मैक्सिकन गेहूं, समझ गए। हरित क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1966-67 में आया था, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अगर यही वैश्विक स्तर पर बात करें विश्व में, तो विश्व में कौन सा हो जाएगा? नॉर्मन बोरोलॉग, ठीक है, ये हो जाएगा विश्व में। एक क्वेश्चन आप बताइएगा दोस्तों, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1968 में विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुछ अन्य क्रांति का नाम देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। जैसे में, अच्छा ये तो अभी बताएं दोस्तों, हरित क्रांति पहली वाला था। एक दूसरा भी आया है, सेकेंड हरित क्रांति। तो सेकेंड हरित क्रांति कब आया था? सेकेंड बार जो है 1983 से 84 में आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ अन्य क्रांति के नाम देखते हैं, जैसे में श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? दूध के उत्पादन से है, दूध के उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा या फिर पोल्ट्री से है, अंडा या फिर पोल्ट्री से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल या फिर बागवानी से है, बागवानी से। अगर हम भूरी क्रांति की बात करते हैं, तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक हो जाएगा, उर्वरक, चमड़ा और कोको के उत्पादन से है। इसी में आता है दोस्तों एक धूसर क्रांति का भी संबंध किससे है? उर्वरक के उत्पादन से है, ठीक है। तो याद रखिएगा, धूसर क्रांति केवल उर्वरक के उत्पादन से, लेकिन भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से, चमड़ा और धुआं, और एक कौन था दोस्तों? कोको के उत्पादन से, कोको। एक सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति, इसका संबंध जो है कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास से है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। श्लेष एवं वर्ण कृषि, जिसे झूम कृषि कहते हैं, और उसे राज्य के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिएगा, कहता है पेंडा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है,
पेंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पेंडा जो है झूम कृषि के टाइप है, याद रखिएगा, ठीक है। पामलू, पामलू झूम कृषि कहाँ के? राजस्थान का, जो गलत है दोस्तों। पामलू जो है मणिपुर का है, ठीक है। पामलू कहाँ के है? मणिपुर का है। कुमारी, कुमारी असम का है, ये भी गलत है। कुमारी जो है पश्चिमी घाट का है। कुमारी पश्चिमी घाट का झूम कृषि है। ब्रिंगा, ब्रिंगा जो है उड़ीसा का है। ब्रिंगा कहाँ के है? उड़ीसा। कुछ अन्य नाम देखिएगा, जैसे में झूम कृषि, झूम कृषि केवल रहे तो उत्तर पूर्वी भारत के है, ठीक है। कुरुबा, कुरुबा जो है झारखंड के है, ठीक है। कुरुबा कहाँ के? झारखंड के है। बेबर और दहिया मध्य प्रदेश के है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है। कन्याकुमारी, ध्यान रखिएगा, मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु कर रहा है। केवल अगर दक्षिणी बिंदु रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, केवल अगर दक्षिणी बिंदु रहे तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। लेकिन अगर पूछे मुख्य भूभाग के दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी, याद रखिएगा। और उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल। लिखने में अगर मिस्टेक थोड़ा होता है दोस्तों, सॉरी। इंदिरा कौल जो है उत्तरी बिंदु है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में। अगर यही पश्चिमोत्तर बिंदु पूछे दोस्तों, पश्चिम वाला बिंदु, तो पश्चिम वाला बिंदु हो जाएगा गुहार मोती। गुहार मोती ये कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। अगर पूर्वोत्तर बिंदु पूछे दोस्तों, पूर्वोत्तर बिंदु, तो ये कहाँ है? किपीथू, किबीथू, किबीथू, किबीथू दोस्तों, किबीथू कर दिए हैं, थोड़ा सा एक सेकंड। किबीथू ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में, पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में। अगर इनका मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, मृत्यु, तो मृत्यु जो है 1858 में हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए। उस समय ब्रिटिश सेना के प्रमुख ह्यूरोज थे, ठीक है। ब्रिटिश सेना के प्रमुख कौन था? ह्यूरोज था। क्वेश्चन नंबर बढ़े 51 की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2011 में शुरू किया गया था। इस मिशन का नाम बदलकर 2016 में दीनदयाल योजना, अंत्योदय योजना मतलब कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 52, खुआंग मिजोरम का किस प्रकार का स्थानीय वाद्य यंत्र है जो मिजो सामाजिक और धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ड्रम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ तक फैले हुए हैं? तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, कुछ तटीय भाग को देखते हैं, जैसे में हम लोग आते हैं कोकन तट। कोकन तट, तो कोकन तट का विस्तार जो है दमन महाराष्ट्र, दमन महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, ठीक है, कोकन तट का विस्तार। अगर हम जो है कन्नड़ तट की बात करते हैं दोस्तों, कन्नड़ तट की बात करते हैं, तो इसका विस्तार गोवा से लेकर के मंगलूर तक फैला हुआ है, गोवा से मंगलुरु तक फैला हुआ है। अगर हम मालाबार तट की बात करते हैं, मालाबार तट, तो इसका जो है विस्तार कर्नाटक से लेकर के केरल तक है, कर्नाटक से लेकर के केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। कोरोमंडल तट की बात करते हैं दोस्तों, कोरोमंडल तट, तो इसका विस्तार जो है आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54 की ओर। निदेशक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। अच्छा, निदेशक सिद्धांत की बात कर रहा है दोस्तों, मतलब डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यह संविधान के भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णन किया गया है, ठीक है। यह संविधान के जो है आयरलैंड से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आयरलैंड के संविधान से और भी कुछ लिया गया है दोस्तों, जैसे में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति,
ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, और एक है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन। इन दोनों जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, हिमालय पर्वत तंत्र को भूगर्भिक दृष्टि से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय जो है एक बलित पर्वत के रूप में है। ठीक है, हिमालय क्या है? बलित पर्वत है। अगर हम अवशिष्ट पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो अवशिष्ट पर्वत में कौन सा आता है बताइएगा? अरावली। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। अगर हम ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत में आ जाएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर बढ़े, मैथ रीजनिंग है दोस्तों, आते हैं 61 की ओर। किस ऊतक को कास्ट भी कहा जाता है? तो कास्ट द्वितीयक जाइलम ऊतक कहते हैं, द्वितीयक जाइलम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 62, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, लोहे पर जंग लगते समय एनोड के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अशुद्ध लोहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब संक्षारण से बचाने के लिए, लोहा में संक्षारण से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विषाणु जनित रोग का सही समूह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, डेंगू, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, पोलियो, डेंगू और स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम पोलियो की बात करते हैं दोस्तों, तो पोलियो जो है पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से, पोलियो वायरस से होता है। अगर हम डेंगू की बात करते हैं दोस्तों, तो डेंगू किससे होता है? डेंगू जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसके द्वारा जो है, एक बात, चेचक, चेचक किससे होता है? तो चेचक जो है बैरियोला वायरस से होता है, बैरियोला वायरस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगर हम टिटनस की बात करते हैं दोस्तों, तो टिटनस जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया होता है, उसी के द्वारा होता है। और ये जो मलेरिया है दोस्तों किससे होता है? मलेरिया परजीवी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 64 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है। कहता है डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, डीएनए में जो है, डीएनए में जो है टोटल 4 क्षार मौजूद होते हैं, 4 क्षार। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक थाइमिन, ये जो है 4 क्षार होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि एडेनिन के साथ, एडेनिन के साथ जो है थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड से। और गुआनिन के साथ जो है साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होते हैं। ये हुआ काम केवल डीएनए में, ध्यान रखिएगा। अगर यही आरएनए में बात कर दे दोस्तों, आरएनए में, तो आरएनए में जो है थाइमिन यहां से हट जाता है। ठीक है, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में जो है एडेनिन के साथ जो है डबल बॉन्ड में यूरेसिल रहता है। ठीक है, थाइमिन हट गया, यूरेसिल बन गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों को दोनों सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, एकल क्रॉस का फेनोटाइप अनुपात F2 पीढ़ी में क्या होता है? तो एकल क्रॉस मतलब एकल संकरण क्रॉस करा दोस्तों, तो इसमें जो है फेनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, 3:1। अगर यही जो है द्विसंकरण बोले दोस्तों, ये तो है यहाँ पर एकल संकरण क्रॉस है ना। अगर ये बोले द्विसंकरण क्रॉस, ठीक है, तो द्विसंकरण क्रॉस में हो जाएगा 9:3:3:1, ये द्विसंकरण क्रॉस में हो गया, और एकल में तो हो गया 3:1 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। 76 कहता है सभी 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है, तो क्या हो जाएगा? जीडीपी। जीडीपी कहते किसको है दोस्तों? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। ठीक है, वित्त वर्ष का जो है, वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है ऋण या साख से तात्पर्य किसके बीच समझौता से है? राइट आंसर होगा ऋण दाता और ऋणी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋण दाता और ऋणी से। क्वेश्चन नंबर 78 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 79
वास्को डिगामा भारत के किस शासक से मिला था? वास्को डिगामा भारत के किस शासक से मिला था? तो राइट आंसर होगा जमोरिन से मिला था। ठीक है। अच्छा, वास्को डिगामा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भारत में पहली बार जो है 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में, जो कि केप ऑफ गुड होप से होकर के जो है, केप ऑफ गुड होप से होकर के जो है, मतलब कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया था। तो पहली बार 1498 में आया था, और दूसरा बार जो है, दूसरा बार 1502 में आया था। ध्यान रखिएगा, पहला बार कब आया था? 1498 में, या दूसरा बार 1502 में आया था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था। ठीक है। अब भारत में आने वाला अगर द्वितीय पुर्तगाली यात्री की बात करें दोस्तों, द्वितीय पुर्तगाली यात्री सेकेंड, तो द्वितीय में हो जाएगा पेड्रो अल्बरेज। ठीक है, तो ये द्वितीय पुर्तगाली यात्री था पेड्रो अल्बरेज। क्वेश्चन नंबर 80, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर बीच। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जो कुछ संस्था की स्थापना भी किया था, जिसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका स्थापना 1914 में किया था। ठीक है। एक और क्या था दोस्तों, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1930 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से अनुच्छेद 60 संबंधित है। आइए दोस्तों, कुछ जो है राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद देखते हैं। जैसे में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में निहित है। राष्ट्रपति के मतलब संघ के कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के अनुसार। राष्ट्रपति के चुनाव के नियम या फिर निर्वाचन के नियम है अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन होगा अनुच्छेद 57 के तहत। चुनाव की जो अहर्ताएं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति क्षमा दान करेगा अनुच्छेद 72 के तहत। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सभी। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 65 में क्या है दोस्तों, बता सकते हैं आप? अनुच्छेद 65 कहता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 82 की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? तो भाग 9 जो है, भाग 9 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, भाग 9 का संबंध किससे है? तो भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, पंचायती राज से। और पंचायती राज को जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। पंचायती राज संबंधी कुछ समिति भी है दोस्तों, जैसे में अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति, यह जो है पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय पंचायती राज समिति को गठन किया था या फिर मांग किया था। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1957 में। ठीक है। एक है दोस्तों अशोक मेहता 77 है दोस्तों, मिस्टेक कर। एक है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1957 में। इन्होंने पंचायती राज संबंधी त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थापना किया था या फिर मांग किया था। एक है दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति, इन्होंने जो है इसका गठन 1986 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है पंचायती राज संबंधी जो है, पंचायती राज संबंधी मतलब ये जो सिफारिश किया था, ठीक है, पंचायती राज को लागू करने का सिफारिश किया था, जिसके तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? तो एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 83 की ओर। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 30 तक इसका शासन काल है दोस्तों। कहता केवल कितना वर्ष की आयु में फरांगना की गद्दी पर बैठ गया था? तो बाबर जो है 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरांगना की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। जब बाबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका पिता जो है, बाबर के पिता तैमूर वंश से था, तैमूर वंश से, और इनका माता जो था चंगेज वंश से था, चंगेज वंश से था। ठीक है। तो इसीलिए जो है मुगल साम्राज्य को जो चगताई तुर्क के नाम से जानते हैं। चगताई मतलब चग और तैमूर मतलब तुर्क। ठीक है, तो चगताई तुर्क के नाम से जानते हैं मुगल साम्राज्य को। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 84 की ओर। माउंट फूजी जो कि जापान के सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की क्या है? तो माउंट फ्यूजी जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी चोटी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यह एक जागृत ज्वालामुखी है।
ठीक है, यह क्या है, एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, जापान के होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 85 की ओर। निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। राइट आंसर होगा सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, सूरत को दोस्तों डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, डायमंड सिटी के नाम से। यहाँ जो है विश्व का लगभग 90% हीरा का जो है पॉलिश होता है। क्या होता है, पॉलिश होता है। विश्व का लगभग 90% हीरा का पॉलिश होता है, इसीलिए इसे डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। और सूरत जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 92 की ओर। अच्छा, 92 से पहले एक 91 भी दोस्तों। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो पक्षियों में लिंग का निर्धारण जेड 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 जबलू मादा विषम युग्मकी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, होमोसेपियंस का विकासवादी क्रम सही है। राइट आंसर होगा रामापिथेकस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, द्विनाम पद्धति के संदर्भ में गलत कथन को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कथा इसे कैरोलस लिनियस ने प्रस्तावित किया था। सही है, द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है, ये भी सही है। जैविक नाम समानतः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे में लिखे जाते हैं, ये भी सही है। हाथों से लिखते समय दोनों शब्द को एक ही रेखा के नीचे रेखांकित करना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से दूर क्यों रखा जाना चाहिए। राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यह नमी को सोखकर जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम सूत्र पूछे दोस्तों, क्या होता है, Ca*SO4 I*12H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल हमारे पेट में भोजन पचाने में मदद करता है लेकिन अधिकता होने पर अम्लता यानी एसिडिटी का कारण बनता है। राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं। ठीक है, जो मानव शरीर है दोस्तों, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है अमाशय से होता है। याद रखिएगा, कहाँ से होता है इसका स्राव, अमाशय से होता है। अगर इसका पीएच मान की बात करते हैं तो पेट में इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है। ठीक है, मानव शरीर के पेट में, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के पेट में जो है HCl का पीएच मान 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल से दोस्तों सोना को शुद्धिकरण होता है, आप भी जानते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं दोस्तों, जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, 96 ये तो रीजनिंग है दोस्तों, सॉरी। एक 106 में आते हैं दोस्तों। राई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो राई जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और मध्य प्रदेश में कहा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जो यह मनाया जाता है राई। ठीक है, एक है दोस्तों गणगौर। गणगौर लोक नृत्य जो है राजस्थान का है। ठीक है, काठी नृत्य बताइएगा दोस्तों, काठी नृत्य कहाँ के है, पश्चिम बंगाल का है काठी नृत्य। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 107 की ओर। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में किस राज्य से अलग होकर बना है। तो तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन जो है 1953 में हुआ था, वो भी भाषा के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तेलंगाना 11वां बड़ा राज्य है। ठीक है, 11वां बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 108, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वतंत्रता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो राइट आंसर होगा 1940। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर अधिवेशन किया था। 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन किया था। लाहौर अधिवेशन जिसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, जिन्ना ने। इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान की मांग किया गया था।
याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग हुआ था, जिसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रहमत अली ने किया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 109 की ओर। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीपीय में उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरमाइक और यूनानी भाषा में थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, एक दे दोस्तों अरमाइक और यूनानी। ठीक है, अरमाइक और यूनानी भाषा में उत्तर पश्चिम पाया गया था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, एक है दोस्तों मानसेहरा, मानसेहरा, एक है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी। ये दोनों जो अभिलेख है ये दोनों खरोष्ठी भाषा में है, खरोष्ठी भाषा में, और जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान है दोस्तों अफगानिस्तान में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 110। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति के तरह दोस्तों लोहड़ी पर्व होता है। ठीक है, लोहड़ी पर्व, तो लोहड़ी पर्व जो है पंजाब और हरियाणा में मनाते हैं। इसी के तरह होता है दोस्तों खिचड़ी त्योहार। ठीक है, खिचड़ी त्योहार ये कहाँ है दोस्तों? बिहार में मनाते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी त्योहार। एक है दोस्तों पोंगल उत्सव। ठीक है, पोंगल उत्सव। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, ये सभी का संबंध जो है फसल से है। ठीक है, पोंगल उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाते हैं। ठीक है, पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर बढ़े 111 की ओर। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, आइए दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है या तो लोकसभा लगा सकता है या फिर राज्यसभा, दोनों में से कोई भी एक जो है लगा सकता है। ठीक है, अगर मान ले कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहा है, तो राज्यसभा को जो है पहले 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले जो है एक सूचना पत्र देना होता है। उसमें राज्यसभा के सदस्य का जो है 1/3 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है महाभियोग का जो है प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग को प्रस्ताव लाने के लिए जो है राज्यसभा में जितने भी मेंबर है उसका 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत से अगर यहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह बहुमत कहाँ जाएगा? लोकसभा के पास। लोकसभा जो है इसको जांच पड़ताल करेगा कि किस कारण से महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, अगर जांच पड़ताल सही हो जाएगा तो महाभियोग पूर्णतः पारित माना जाएगा और उसी दिन से, उसी क्षण से जो है राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देगा, मतलब खाली कर देगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के कोई भी सदन जो है यह लगा सकता है महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 112। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो माउंट आबू हिल स्टेशन जो है अरावली पर्वत में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वत में। अच्छा, अरावली पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में है, और यह जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली ही है। ठीक है, विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा? अरावली है। अरावली की अगर लंबाई की बात करते हैं तो 692 किलोमीटर लंबा है, 692 किलोमीटर। अरावली का सर्वोच्च चोटी जिसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, गुरु शिखर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अरावली का जो है सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 1722 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, इसमें एक दिया दोस्तों सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ है? यह सतपुड़ा पर्वत चोटी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और यह चोटी कहाँ है? सतपुड़ा जो महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़। ठीक है, और यह मैकाल पहाड़ी पर अवस्थित है। सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस लिए लोकप्रिय थे, मतलब किस नाम से जानते हैं? तो इसे काला पैगोडा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, काला पैगोडा के नाम से। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं, तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने, वो भी 13वीं शताब्दी में करवाया था, 13वीं शताब्दी में। और इसको जो है 1984 में,
1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114, पनामा नहर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य अमेरिका में। पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। अच्छा, अगर इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई लगभग 77 किलोमीटर है। इसको जो है यानी पनामा नहर को 1914 में जो है आवागमन के लिए खोल दिया गया था, यानी शुरुआत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है? तो प्लेट विवर्तनिक का जनक अल्फ्रेड वेगनर को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर को। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, अगर एंटोनी लेबोजियर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माने जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है लेबोजियर ने ही दिया था। ठीक है, ल्यूवेनहोक क्या है दोस्तों? जीवाणु की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। परागकण से नीचे की ओर एक नली जैसी रचना वार्तिकाग्र तक जाती है और फिर बीजांड तक पहुंचती है। यह पराग नली का क्या कार्य करती है? राइट आंसर होगा नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, एस्टर का मुख्य उपयोग क्या है और इसकी गंध कैसी होती है? तो एस्टर का मुख्य उपयोग जो है इत्र और स्वाद के कारक के रूप में फलों जैसी मीठी गंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 की ओर। मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, बाद में खोजे गए तत्वों में कौन सा स्थान सही नहीं बैठा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक्का, सोडियम और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट शर्करा को किसमें परिवर्तित करता है? तो किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट शर्करा को इथाइल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। इथाइल अल्कोहल और CO2 में। किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जो कि ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 125, काजल का उपयोग रबर टायर में क्यों किया जाता है? तो काजल का उपयोग जो है टायर की मजबूती और घिसाव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्राकृतिक रबर होता है दोस्तों वो बहुत ही नर्म होता है और अगर ये जो सड़क पर चलेगा वो रबर तो जल्दी ही घिस जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है कठोर करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं, या फिर और भी दिया हुआ काजल जो कि एक प्रबलन फिलर के रूप में रबर के अणुओं में फंसकर अत्यधिक मजबूत बनाता है। ठीक है, और जो रबर में सल्फर मिलाते हैं दोस्तों उस प्रक्रिया को बलकनीकरण कहते हैं, जिससे क्या होता है? टायर जो है मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 136 की ओर। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिला है। यह मुख्य रूप से किन जिलों में फैला हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा कैमूर और रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कैमूर और रोहतास जिले में। अच्छा, यह टाइगर रिजर्व का नाम क्या है दोस्तों? तो टाइगर रिजर्व का नाम है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये जो है दूसरा टाइगर रिजर्व है। तो दूसरा ये हुआ दोस्तों, तो पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर। राह वीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राह वीर योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नेक मददगारों की प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। ठीक है, हम लोग G7 की बात करते हैं दोस्तों, तो G7 की स्थापना 1975 में हुआ था। इसमें 7 देश है। 7 देश कौन कौन है? कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। ठीक है, ये सभी जो है टोटल 7 देश है। क्वेश्चन नंबर 39, मिशन मौसम के तहत भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन कहां तैनात किया जाएगा? राइट आंसर होगा दिल्ली में तैनात किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में। इसका उद्देश्य देश भर में अंतिम छोर तक मौसम संबंधी निगरानी को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 140, किस शहर को भारत का पहला असलम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? राइट आंसर होगा सूरत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 141 की ओर। केरल राज्य के बाद व्यापक स्तर पर
स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? राइट आंसर होगा गोवा बना है, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर होगा दीव, जो कि दमन और दीव है, ऑप्शन नंबर बी। वेनेजुएला के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो वेनेजुएला के अंतिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने शपथ लिया है, डेल्सी रोड्रिगेज ने। वेनेजुएला की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राजधानी कराकस है, ठीक है, कराकस है। और इसका मुद्रा की बात करते हैं तो बोलीबर, सॉरी दोस्तों, बोलीबर जो है इसका मुद्रा है, बोलीबर। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीआरडीओ ने दिसंबर 2025 में किस लंबी दूरी को निर्देशित रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पिनाका, ऑप्शन नंबर बी। जीके का सेक्शन तो खत्म हो चुका है दोस्तों, अब आएंगे दोस्तों मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगेन मैथ और रीजनिंग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है, तो 6 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ फलक दिया हुआ है, इसमें कहता है 4 का जो है विपरीत फलक क्या हो जाएगा? तो 4 का विपरीत फलक आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 मिल रहा है, तो इसको जो क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, इस तरह से घुमाना है, ठीक है, यानी 6 2 4, इसको ही घुमाना है 6 और 3 और 5, इस तरह से घुमा देना है। तो 6 2 4 कर दिए, इसमें करते हैं 6 3 और 5, 6 3 और 5, तो हम देख रहे हैं 4 का अपोजिट क्या हो रहा है? 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें तो ट्रायंगल आप काउंटिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 3 6 हो गया ने, इसमें 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, ठीक है, 6 3 9 तो हो गया दोस्तों, इधर 9, इधर 1, इधर 2, इधर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगी? 11, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहता है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे होती है, ठीक है, तो सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी का सही समय सेट की गई है, तो दोबारा सही समय कब दिखाएगा? तो इसमें तो कुछ करना है, उसमें सीधे 12 घंटा पीछे कर देना है, ठीक है, 5 मिनट पीछे है, इसको 12 घंटा पीछे कर दिया, सही समय चला आएगी। तो 1 घंटा में 5 मिनट मतलब जो है 60 मिनट में जो है 1 घंटा मतलब 1 घंटा 60 मिनट, तो 60 मिनट में 5 मिनट जो है बैक हो जाता है, मतलब इसको माइनस कर देते हैं। तो बताओ कि 1 मिनट बैक होने में कितना लगेगा? 12 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तभी बोले कि इसको जो है 12 घंटा पीछे कर देना, क्योंकि 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है घड़ी का सुइया, है कि नहीं? तो 12 घंटा, तो 12 घंटा में जो है ये 12 घंटा अगुने 60 करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो 720, यानी कहने का मतलब जो है 720 मिनट जो है हमको सफर करना है, ठीक है, 720 मिनट जो है कम करना है। तो 720 मिनट कम कीजिए, तो इसको 720 से गुना करते, 1 गुने 720, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 गुना में 720 कर दीजिए, ठीक है, ये तो हो गया। तो 12 गुने 720 करेंगे तो इतना मिनट में जो है 12 घंटा कम हो जाएगा, मतलब सही समय आ जाए, घंटा में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको जो है 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड के दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 छक 72, 12 44, मतलब 144 घंटा। 144 घंटा मतलब कई दिन हुआ दोस्तों? 6 दिन हुआ, ठीक है, 24 छक 44 से 6 दिन, तो 6 दिन इसको आगे बढ़ाइएगा, तो सोमवार के बाद 6 दिन, सोमवार प्लस 6 दिन कितना हो जाएगा? अपना जोड़ के लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सोमवार के बाद 6 दिन जोड़िएगा, रविवार आएगा, है ना। कथन में दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी का मुनाफा कमा सकती है। बिल्कुल सही है कि जब प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम करेगा तो कंपनी मुनाफा तो कमा सकता है, 100% है, ठीक है। अब कहता है निष्कर्ष में कह रहा है कर्मचारी को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सलाह तो मतलब मिलना चाहिए कि आपस में सहयोग कीजिए। अब इसमें कहता है प्रबंधन को कर्मचारी के साथ सहयोग करने की सलाह दी, बिल्कुल सही, मतलब इसमें सलाह देने में छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, और आपस में काम करना भी चाहिए। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा 10 में देखते हैं दोस्तों, कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और लुप्त संख्या जो इसका गुणज दिया हुआ, तो इसका गुणज कितना होगा दोस्तों? तो 11 गुणे 13 कीजिएगा तो कितना होगा? 143, ठीक है। 143 में 1 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 3 देखिए यहाँ पर दिया हुआ, अभी बच गया 4, तो 4 यहाँ पर छाप दीजिएगा, तो 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा इसमें तो शायद आप निकाल सकते हैं 11 क्या कर रहा है, कहता है जॉन जील से 15 वर्ष छोटा है, ठीक है, 15 वर्ष छोटा कर रहा है। कहता 12 वर्ष पहले जील का उम्र, जील करते इसको है ना, जील का उम्र जो है जॉन का उम्र से जो है 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब क्या हो दोस्तों?
जॉन का उम्र का 1.5 गुना थी, ठीक है। जील का उम्र जो है जॉन की उम्र से 1.5 गुना थी। तो जॉन का अगर 2 होगा तो ऐसा जील का कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसका 1.5 गुना है, देखिए तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, 3 को कितना 1.5 आएगा ना, ठीक है। तो हो गया। अगर इसको अगर x मानना है दोस्तों तो x मान सकते, तो इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए, अब तो कुछ है नहीं। ये 12 वर्ष पहले का दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो अगर वर्तमान निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 3x प्लस में 12 हो जाएगा, और 2x में 2x प्लस में 12 हो जाएगा, वर्तमान का निकल गया, ठीक है, समझ गए। अब कहता है जॉन जील से जो है 15 वर्ष छोटा है, तो दोनों के घटा के 15 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। कहता है जॉन जील से छोटा है, इसको छोटा कर दीजिएगा, है। जॉन क्या है दोस्तों, जील से जो है 15 वर्ष छोटा है। अच्छा ये देखिए जॉन है, जॉन कहाँ है, देखिए जॉन यहाँ पर है सामने वाला, यानी 2x प्लस में 12। जील यहाँ पर है दोस्तों, जील 3x प्लस में 12 और माइनस में 15। अब यहाँ से x के मान आशा करते हैं निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ 3x अब माइनस में कितना हो गया, 3 बराबर में 2x प्लस में 12 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको इधर 12 3 15, यानी x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा 15, ठीक है। तो कहता है जील का वर्तमान उम्र, जील देखिए यहाँ पर जील है दोस्तों, जील है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर x का मान धर दिए, x का मान 15 धरेंगे तो 15 तिया 45 और प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 57। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा इसमें तो आशा करते हैं बन जाना चाहिए दोस्तों। कहता है कुछ पुस्तिकाएं पेंसिल है, कुछ पेंसिल बचते हैं, क्या इसे बन जाएगा ना, आशा करते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलिएगा दोस्तों, हम बता दिया करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर छोड़ेंगे नहीं बनेगा तो हम अगला में बता देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम इसमें क्या कहता है टेलीग्राम पर भी हम भेज देंगे बना करके। तो 12 का इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। इसमें तो भी कुछ ऐसा है नहीं दोस्तों। कहता उद्यमी दिया हुआ है महिला और भारतीय, कहता कितने महिला उद्यमी और भारतीय नहीं है, कितनी महिला उद्यमी है लेकिन भारतीय नहीं है। महिला और उद्यमी 18 गो उद्यमी है लेकिन भारतीय नहीं है, तो 18 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, मौजूदगी प्रचुरता, मौजूदगी प्रचुरता मतलब जो है एक समानार्थी शब्द है, तो इसमें समानार्थी खोजिए दोस्तों। सार के विस्तार, सार विस्तार, संक्षिप्त विस्तृत, ठीक है। पालन पोषण उपेक्षा, अनंत लौकिक, बताइएगा कौन सा आंसर होगा दोस्तों। तो अनंत और लौकिक ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है, एक दूसरे के समानार्थी है कि नहीं। सार मतलब संक्षेप हो रहा है, विस्तार मतलब बड़ा मतलब अपोजिट हो रहा है, संक्षिप्त विस्तृत अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर देखिए समानार्थी बैठ रहा है। अच्छा ये इसमें तो भी कुछ खास है नहीं दोस्तों, ये सीरीज दिया हुआ है आपको, तो इसका कम से कम कोड याद होना चाहिए। जैसे एन का कोड 14, यू का कोड 21, टी का 20 होता है, इस तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं दोस्तों, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 26, अबरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 4 जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। अच्छा इसमें देखिए लास्ट में देखिए जे है, मतलब 10 दिया हुआ है, यहाँ पर एल दिया हुआ है मतलब 12, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं, तो 20 और 4 24, 24 है। और फिर देखिए 4 जोड़ेंगे तब बी आ जाएगा, और बी में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना 10 आ जाएगा, मतलब जे हो जाएगा, जे मतलब 10, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं दोस्तों, देखिएगा 26 नंबर से दोस्तों, ठीक है। तो 26 में आइएगा। अच्छा इसमें जो आय का अनुपात दिया हुआ है रिंकू और तृप्ति के, आय का अनुपात दिया हुआ वो कि मासिक आय, ध्यान दीजिएगा 5:3 है, और व्यय का अनुपात दिया हुआ 2:1 का, प्रत्येक का बचत दिया हुआ 6000 प्रति मंथ। तो रिंकू का आय, इसमें तो कुछ भारी जैसा दिया हुआ नहीं दोस्तों। तो रिंकू हो गया, इधर तृप्ति हो गया, 5:3 है, इधर व्यय कितना है 2:1 है। कहता प्रत्येक को 6000 बचता है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक को बच रहा है कितना, देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, गलत हो गया ना। इसको पहले बराबर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले बराबर करते हैं। तो बराबर करते हैं इसको दोस्तों, तो इसको अंतर कीजिए, कितना अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 1 से गुना करेंगे ऊपर 5 गुना 1, इधर 3 गुना 1। अच्छा 5 और 3 में अंतर कितना हो रहा है 2, तो इसको 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है। इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, तब कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब देखिए अंतर सेम हुआ, देखिए अंतर सेम हो गया ने, अंतर 1 आ रहा है, तो 6000 यहाँ बचत हो रहा है, यहाँ पर बचत कितना हो रहा है, 1 का बचत हो रहा था ना, 5 और 4 में 1 का बचत हो रहा है, 3 और 2 में 1 का बचत हो रहा है, तो 1 से तो इसको कर दीजिएगा डिवाइड। अब किसका निकाले करा दोस्तों, कहता रिंकू का, रिंकू का कितना, रिंकू का कितना है 5 है, तो रिंकू का 5 से गुना कर दीजिएगा, 6 5 30, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब बड़ा भारी चीज था दोस्तों, आसानी था। कहता है वर्तमान आयु से 6 वर्ष पहले राधा की आयु पिंकी से 3 गुनी थी। तो इसको जो है कहता है 6 वर्ष पहले करा था ना, 6 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 6 वर्ष पहले माइनस में लेते हैं इसको, 6 वर्ष पहले एक राधा है दोस्तों, एक कुछ पिंकी है, पिंकी से 3 गुना, पिंकी 1 तो राधा कितना 3 गुना हो जाएगा। वर्तमान में आयु से 12 वर्ष बाद,
तो 12 वर्ष बाद 12 इसमें, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 वर्ष बाद राधा की आयु पिंकी से दुगनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो कहता है वर्तमान में राधा को उम्र कितना हो जाएगा। अच्छा पहले यहाँ रेशियो को बराबर कीजिएगा, यहाँ रेशियो दोनों है, इसको बराबर कीजिएगा। तो 3 में से यहाँ 3 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों, थोड़ा सा बढ़िया से मिस्टेक कर गया दोस्तों। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। तो नीचे वाला 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना में 2 कर देते हैं, और नीचे तो 2 1 है था दोस्तों, यानी 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखिए रेशियो बराबर हो गया, आप देख रहे हैं ना, रेशियो बराबर हो गया। अच्छा इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, आप देखिएगा दोस्तों, इन दोनों का अंतर हो रहा है 12 6 18 हो जाएगा अंतर, ठीक है। इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो 12 6 18 हो जाएगा, 18 की तुलना 1 से। अब इसमें कहा राधा, दोनों का वर्तमान आयु निकालना है, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा इसको, तो 18 तिया 54, इधर 18 गुना 1 हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो इधर 54 हो जाएगा 1 का उम्र, 1 का उम्र कितना हो जाएगा 18। ये दोनों जो है 6 वर्ष पहले है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 54 6 60 और 18 6 24, यानी 60 है। 24 कहाँ है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कहता है एक अनुभव के आधार पर ठेकेदार अनुमान लगाता है, क्या करता है, कहता है 3 मजदूर एक फार्म हाउस को उपयुक्त गहराई और व्यास का कुआं 4 दिन में खोद देता है, यानी 3 गो मजदूर है 4 दिन में खोद देता है, ठीक है। तो कहता है इस काम को जल्दी हमें पूरा करना है, तो 4 मजदूर लगाएंगे अभी, तो 4 मजदूर लगाएंगे, तो कहता है कितना दिन लगेगा, तो 8 दिन लगेगा। भाट का मान निकालो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो भाट का मान कितना हो गया, 3 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि कंप्यूटर स्क्रीन की कीमत में 15% वृद्धि की जाती है, फिर 20% वृद्धि हो, तो परिणामी वृद्धि क्या होगा। तो इसका तो फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस में ए बी 2200, ठीक है। तो 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। और 35 यानी 15 प्लस में 20 प्लस में 15 गुना 20/100, इसको हल कीजिएगा 38% आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यदि यात्रा का पहला भाग जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 6 घंटा में, तब बताइए 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 6 घंटा में कितना चलेगा, बताइएगा। तो 1 घंटा में 100, तो 6 घंटा में कितना होगा दोस्तों, 6 घंटा में 600 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। कहता अगला जो है शेष यात्रा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 3 घंटा 20 मिनट सफर करता है, तो 1 घंटा में 72, तो 3 घंटा 20 मिनट में कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिएगा, तो 72 हो गया गुना में 3, और फिर 20 मिनट में चलेगा 24, तो प्लस में 24 कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। 3 घंटा 20 मिनट में चलेगा 24 है, तो जोड़ दिए, तो 2 तिया 6 7 तिया 21 प्लस में 24 कितना हो जाएगा, देखिए 24 और 30 40, मतलब 240 मिला के सब हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। अब दोनों को जोड़िए, कितना डिस्टेंस चल गया, तो 600 यहाँ चला, 240 यहाँ चला, 6 2 840 चला, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 840। अब कितना जो है इधर टाइम कितना हुआ दोस्तों, तो 6 घंटा इधर, 3 घंटा 20 मिनट इधर, मतलब 9 घंटा 20 मिनट। 9 घंटा 20 मिनट को अगर हम अच्छी करते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 9 होल 1/3 हो जाएगा, है कि नहीं। 9 तिया 27 1 28, यानी 840 बटा में 28 गुना में 3 हो जाएगा, 28 तिया 84, ठीक है, 30 तिया 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। भारी तो नहीं लगा दोस्तों, आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। 36 देखिएगा दोस्तों, इसमें कहता है कुछ समुच्चय दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसी के आधार पर जो है इसका आंसर निकालना है। इसमें कुछ करा, इसे 13 को 1 और 3 से तोड़ नहीं सकते, ठीक है, घटा जोड़ सकते हैं, लेकिन 1 और 3 तोड़ के नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तो इसको पहले घटाते हैं, तो 121 और 214 में घटाते हैं, कितना बचेगा दोस्तों, 93 ही बचेगा, है कि नहीं। ये दोनों के घटाइएगा तो 87 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लीजिए कौन सा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बताइएगा दोस्तों। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों के घटाइएगा नहीं, देखिए 112 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या इसको तो आप बना सकते हैं कि नहीं बनेगा, इसको तो आप हल कर लीजिएगा, सबका तो मान दिया हुआ है, ये है पत्नी है, माता भाई है, रिलेशन, इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या हो जाएगा, बता देते हैं आंसर कम से कम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कई नंबर है, 37 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, माता का भाई। अच्छा आनंद और प्रसन्नता, आनंद और प्रसन्नता दिया हुआ है, मतलब समानार्थी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्वस्त करना और नष्ट करना दोनों समानार्थी है कि नहीं। इसमें क्या दिया दोस्तों, इसमें सी का मान 9 दिया हुआ, वो का मान 45, भी का मान 66, इस तरह सब दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसका मान धर देना है, या फिर एक का मान देखो, सी का मान 3 होता है, 3 गुना 3 9 होता है, ओ का मान 15 होता है ना, तो 15 गुना 3 करो 45, इस तरह से मान दिया हो। तो या तो डायरेक्ट मान धर दीजिए, चाहे अपना मान धर के रखिए, ठीक है। तो ए का मान देखिए दिया हुआ कितना, ए का मान दिया हुआ 3, तो 3 वाला यहाँ है, वो 1 की जगह है दोस्तों, ए का मान 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। ए का मान 3 दिया हुआ है ना, ए का मान देखिए 3 है, तो 39 का तो हो गया सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक के रूप में दिया गया दोस्तों, रीजनिंग है। इसको ए बी सी कीजिएगा पहले, डी ई एफ, तीन तीन को ले रहा दोस्तों, तीन तीन को सीरीज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, तीन को, फिर जे के एल, फिर एम एन ओ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बच गया, जेड के पहले क्या होता है बाई, बाई के पहले एक्स हो गया, एक्स के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों डब्लू, डब्लू के पहले भी आ गया, तो इसको आप धर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, 17 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 12 सितंबर, अच्छा अगस्त जो होता है दोस्तों 31 दिन का होता है, तो 17 दिन के बाद 31 में ले जाए कितना बचेगा, 31 में से घटाइए 17, तो 17 4 21 10 31, मतलब 14 दिन बच गया, ठीक है। अब प्लस अगस्त के बाद ही आता है सितंबर, तो सितंबर का वो है 12 दिन है, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 12 तक है। अब यहाँ पर अब इसको ईयर ले चलिए, ठीक है, ईयर 2003 दिया हो दोस्तों, 2003 के बाद जो है 2004, 2004 जो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 बढ़ता है, ठीक है, तो 2005 में 1 बढ़ेगा, लीप ईयर रहेगा तो 2 बढ़ेगा, और नन लीप ईयर रहेगा तो 1 बढ़ेगा, तो 2003 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 लीप ईयर है दोस्तों, 2 बढ़ गया, ठीक है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 लीप ईयर है दोस्तों, 2 बढ़ेगा, ठीक है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 हो गया, है कि नहीं। अब इसमें तो कुछ कर, इसमें खाली आप 7 से डिवाइड कर दो ना, हो गया, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 से 7 दूनी 14, तो कट रहा है दोस्तों, 2 और 2 4 और 3 7, ये भी कट गया, ठीक है। इधर देखिएगा 2 3 4 5 6 और 7, ये भी कट गया, लीजिए पूरा खत्म हो गया। अब बच गया 12, 12 में से 7 गया, बचा 5, इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो रविवार के बाद 5 जोड़े क्या होगा दोस्तों, रविवार के बाद सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र, शुक्र हो रहा है ना, शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या करा दोस्तों, कहता है प्रत्येक विषम में 1 जोड़ना है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ दीजिए कि तो 7 के 8 हो जाएगा, 3 के 4 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 5 के 6 हो जाएगा। अब तो विषम कोई नहीं, प्रत्येक सम में 1 घटाना है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, घट गया। अब इसमें कहता है तो इस प्रकार बनी संख्या, नई संख्या में बड़े, नई संख्या में बड़े, सबसे बड़े तो सबसे छोटे अंकों के बीच के अंतर, सबसे बड़ा 8 हो गया, सबसे छोटा 1 हो गया, तो 8 में से 1 गया, 7, ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। अच्छा, ये जो है दिया हुआ है दोस्तों, इसको थोड़ा बनाइएगा। कहता है दीप्ति, प्रीति, नीति, रीति, स्वाति, कीर्ति, ज्योति, टोटल 7 व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, तो 7 को हम टेलीग्राम बनाते हैं, मतलब टेलीग्राम दोस्तों, ग्राम इसको जो अति बनाते हैं, ठीक है। कहता है एक गोले मेज के परितः जो है केंद्र की ओर विमुख करके बैठे हुए, चलिए बनाते हैं दोस्तों, ये 7 व्यक्ति का बन चुका है कि नहीं। अब कहता है प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर दीप्ति है, प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर दीप्ति है, ठीक है, दाएं इधर ही चलेगा ना। अच्छा, ज्योति, प्रीति के बाएं के ठीक पड़ोस में, प्रीति के बाएं, प्रीति के बाएं ठीक पड़ोस में ज्योति हो गया, ठीक है। ज्योति और नीति, ज्योति और नीति दोनों को निकटतम पड़ोसी स्वाति है, तो ज्योति और नीति, नीति अगर हम यहाँ डालते हैं तो दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या है, स्वाति, स्वाति बीच में आ जाएगा, तो ये दोनों का निकटतम पड़ोसी हो रहा है ना। तो कहता है रीति जो है, प्रीति के निकटतम पड़ोसी, प्रीति के निकटतम पड़ोसी कौन, प्रीति यहाँ, तो निकटतम पड़ोसी रीति, रीति यहाँ हो गया। अब एक कौन सा बच गया देख लीजिए दोस्तों, दीप्ति हो गया, प्रीति हो गया, नीति, नीति भी हो गया, रीति भी हो गया, स्वाति, स्वाति भी हो गया, कीर्ति एक बच गया दोस्तों, कीर्ति यहाँ जाएगा। अब कहता है नीति के निकटतम बाएं दूसरा कौन है, नीति के निकटतम बाएं दूसरा कौन, दीप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 43 का क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। इसमें तो संख्या दे, इसमें पहला अंक दूसरा अंक, जैसे 107 है दोस्तों, तो 1 पहला अंक, 0 दूसरा अंक, 7 तीसरा अंक है, इस तरह से दिया गया है। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, इसके पहले अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, छोटी संख्या कौन है दोस्तों, 107 है, तीसरा अंक भी 7 हो रहा था, 7 में से 7 प्लस 7 जोड़ना है दोस्तों, जोड़ने के लिए कह रहा है, 7 7 14। क्या इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, बताइएगा। कुछ दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। कहता है इसमें ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले ठीक संख्या यानी 2 संख्या है, ठीक है, और बाद में एक प्रतीक, यानी 2 संख्या एक प्रतीक, मान लिया कि 4 है तो 4 5 एक प्रतीक हो जाएगा, ठीक है, 3 3 एक प्रतीक, इस तरह से संख्या 2 संख्या एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक गलत दिया हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 8 नहीं एंड दिया हुआ है, ठीक है, एंड का चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है, एंड है, तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या एक प्रतीक हो गया, 2 2 एंड हो गया, यहाँ पर देखिए 8 और 8 हच हो गया, और तो कहीं दिख नहीं रहा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 45 के बाद, देखिएगा दोस्तों। अच्छा, 56 को आप बना लीजिएगा ना, क्या कहते हैं, 56 को आप बना लीजिएगा दोस्तों, भारी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन भारी नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है, 57 देखिएगा। कहता है एक व्यापारी दो वस्तु एक्स और वाई, ठीक है, दो वस्तु एक्स और वाई, प्रत्येक को 2800 में खरीदता है। कहता वह जो है उसमें से एक वस्तु को, उसमें से प्रत्येक मतलब एक वस्तु को, एक मिनट दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक करके पढ़ने में। कहता है एक व्यापारी दो वस्तु एक्स और वाई प्रत्येक को 2800 में खरीदता है, वह उसमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है। ठीक है, खरीदता 2800 में, ठीक है, दोनों को, यानी दो वस्तु 5600 हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्रत्येक को समान अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य जो कुछ है समान दोनों का है। कहता उसमें से एक्स को 61% लाभ, 61% और 60% का दो क्रमिक छूट पर बेचता है। एक वस्तु को 61% और 60% का दो क्रमिक छूट पर बेच देता है। ठीक है, पहले यहाँ तक हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या करा है दोस्तों, इसमें पहले हम एमपी को मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य को हम एम मानते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को जो है हम एम मान लेते हैं। एम मतलब मार्क्स प्राइस होता है ना, एमपी। तो एम पर जो है, एम पर जो है पहले तो 61% छूट, 61% छूट का अर्थ कितना होता है, 100 में से घटाइए 61, बचेगा कितना 39 बटा में 100, फिर 60% फिर छूट देता है, मतलब 40 बचेगा दोस्तों, अब बटा में 100। समझ गए ना, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। तो इसमें कहता है बेचने पर क्या होता है, 866 का लाभ होता है। ठीक है, अच्छा 2800 में खरीदता है एक वस्तु को, अब 866 लाभ कितना हो गया दोस्तों, 28 60 3666, यानी 3666 में वास्तविक रूप से बेचता है। अच्छा यहाँ से आप हल करके एम का मान निकाल सकते हैं, बताइएगा दोस्तों। अगर यहाँ से आप हल करके एम का मान निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 23,500। ठीक है, एम का मान हो गया। अब मार्क्स प्राइस तो निकल गया, ठीक है, यानी अंकित मूल्य का प्राइस निकल गया कितना, 23,500। अब इसमें क्या, इसमें कह रहा है दोस्तों कि अगला वस्तु जो बाई है, बाई को 86% की एकल छूट देता है। अब छूट तो किस पर मिलता है, छूट मिलता है एमपी पर मिलता है, मतलब अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य तो निकल गया है 23,500 में 86% छूट का अर्थ कितना होता है दोस्तों, 14%। 86% छूट मतलब 100 में से 86 गया 14, तो 14 बटा में 100। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, हल करने पर आपको आ जाएगा दोस्तों 3290। ठीक है, 3290 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सेलिंग प्राइस हो गया। तो कहता है बाई को लाभ कितना हुआ। अच्छा बाई का क्रय मूल्य कितना था, बाई का क्रय मूल्य भी 2800 था। ठीक है, सीपी था, क्या सीपी था 2800, है ना, और बेचा कितना में 3290, मतलब 490 रुपया फायदा हुआ दोस्तों। तो इसको परसेंटेज निकालना है, तो 490 गुने 100 बटा में 2800। आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, तो हल करके आप निकालिएगा 17.5% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत अंक 50 है, प्रत्येक में दुगुना करता है। दुगुना करेंगे दोस्तों सिंपल सा बात है, तो इसका औसत भी दुगुना हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो औसत भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में 5 बढ़ाएंगे तो औसत में भी 5 बढ़ जाएगा। तो दुगुना करेंगे तो 50 गुना 100 औसत हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर हम आते हैं दोस्तों 59 की ओर चलते हैं। ठीक है, कहता दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 96% मतदाताओं ने वोट डाला है। कितना वोट डाला है, 96%। ठीक है, मान लेते हैं जी टोटल मत, टोटल वोट कितना है दोस्तों, टोटल वोट मानते हैं, टोटल वोट मानते हैं एक्स। अब एक्स में 96% वोट ही पड़ा है दोस्तों, वोट कितना पड़ा है, वोट पड़ा है इसमें 96%, यानी 96 बटा में 100 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी कह रहा है दोस्तों 15% अवैध हो गया, तो अवैध यानी वैध वोट कितना हो गया दोस्तों, हम वैध वोट निकालते हैं। तो 96 एक्स बटा 100 वोट है, इसमें से 15% अवैध, मतलब कितना बच गया दोस्तों, 15% अवैध मतलब 85, तो 85 बटा 100 इतना हो गया, वैध वोट हो गया। अब कहता वैध वोट के 56% वोट प्राप्त हुआ जो जीता है। बताइएगा दोस्तों 56% वोट प्राप्त हुआ जीतने वाला को, तो हारने वाला कितना मिलेगा बताइएगा। तो 56 4 60 60 40 100 यानी 44%, समझ गए, हारने वाला को 44%। कहता हार जीत के जो विजेता हुआ है 1510 1530 वोट से, यहाँ पर विजेता हो रहा है कितना वोट से देख रहे हैं, 12 वोट से, तो 12% इसको कर दीजिएगा। तो 96 एक्स बटा में 100 और गुना में 85 बटा 100, या डिफरेंस कितना आ रहा था 12, मतलब 12% का जीत हार हो रहा था, यानी 12 गुना में 12 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 1530। ठीक है, क्या यहाँ से आप एक्स का मान इससे निकाल सकते हैं, तो एक्स का मान आप निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बताइए कितना आ जाएगा, 156.25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें सीपीएसपी दोस्तों आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, 60 का 3 आएगा। ठीक है, सीपीएसपी है, आप हमको आशा है कि आप हल कर लीजिएगा, भारी चीज नहीं दिखने लग रहा है इसको। ठीक है, 66 में देखिएगा, 66 में कहता आर के मान निकालना है, कुछ मान दिया हुआ, देखिए तो आर यहाँ पर है दोस्तों, आर यहाँ पर है ना, और तो कुछ मिल नहीं रहा है। दोनों में क्या, दोनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिला, केवल आर ही मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, केवल 4 मिल रहा है, 4 ही जो है ऐसा एक मिल रहा है ना, तो इसका आंसर आर के मान कितना हो जाएगा 4, जो मिल रहा है आंसर हो गया।
अच्छा, ये जो हम बता चुके हैं दोस्तों, इसके ऊपर में भी आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, आपको बड़ा भारी चीज नहीं है तो इसको आप हल कर लीजिएगा। 67 का आंसर आ रहा है दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, 67 का, इसको भी तो आप हल कर सकते हैं, 68 का 1। ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं दोस्तों, कुछ प्रतीक और कूट दिया हुआ, प्रतीक और कूट दिया हुआ है और कुछ कंडीशन दिया हुआ। देखिए कंडीशन में यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है यदि पहला अवयव एक प्रतीक है। क्या पहला अवयव एक प्रतीक है? पहला अवयव 3 है। गलत हो गया, तो प्रतीक नहीं, अंक है। पहला अवयव विषम संख्या है। क्या 3 विषम संख्या है? बिल्कुल सही है। अंतिम अवयव सम संख्या, अंतिम सम संख्या है। देखिए 2 सम संख्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा होता है तो पहले और अंतिम वाले अवयव को जो है ये सी के रूप में जो है कूटबद्ध करते हैं। तो 3 का भी सी हो जाएगा और 2 का भी सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का भी क्या हो जाएगा? सी, और 2 का भी सी। ठीक है, सी हो जाएगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा। तो सी सी देखिए, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, ये क्यों? तो मिल रहा है दोस्तों, कहीं सी है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमसे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं दोस्तों। अच्छा, पी क्यू आर एस टी यू भी इस तरह से दिया हुआ है, प्रत्येक का परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। कहता है एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होता है। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा, कहता है क्यू का परीक्षा जो है सोमवार का है। ठीक है, क्यू का परीक्षा कब है? एक सेकंड दोस्तों, क्यू का परीक्षा कब है? सोमवार को है। हो गया ये तो। अब कहता है पी का परीक्षा आर के पहले है। पी का परीक्षा कब है? अच्छा, ये दिया, पी का परीक्षा आर के पहले है। पी का परीक्षा जो है आर के पहले, यानी आर बाद में आएगा। ठीक है, कहता यू और क्यू के बीच 2 लोग की परीक्षा, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, क्यू सोमवार को, सोमवार से पहले भी कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, मतलब जो भी आएगा अभी इसके बाद आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्यू और यू, यानी यू ऊपर होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच 2 लोग की परीक्षा दिया हुआ, 2 लोग की परीक्षा है, तो यहाँ पर 2 लोग हो जाएगा। तो सोमवार, यहाँ पर मंगल, यहाँ पर बुध हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बृहस्पति में हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति में। समझ गए बात को? अब कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कहता है भी का परीक्षा यू से ठीक पहले लेकिन एस के बाद होता है। ठीक है, भी का परीक्षा जो है यू से ठीक पहले, भी का परीक्षा यू से ठीक पहले आएगा। ठीक है, लेकिन एस के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर यू है, यू के पहले क्या हो जाएगा? भी, इसको बैठा दीजिए, इसके पहले एस दिया हुआ है। तो सोमवार, ये तो मंगल हो गया दोस्तों, आयु हो जाएगा बुध। ठीक है, आयु हो जाएगा बृहस्पति, तो हो ही गया। समझ गए बात को? अब इसमें एक चीज है दोस्तों, आर यू आर पी। ठीक है, तो आर पी हो जाएगा, है कि नहीं? तो बृहस्पति के बाद शुक्र हो जाएगा, आई शनिचर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है पी और एस के बीच कितने लोग हैं? देखिए पी और एस के बीच कई लोग हैं? यू और भी 2 लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये सीरीज दोस्तों, सीरीज आप बना सकते हैं? देखिएगा, 18 में से 2 गया, 16 में से 2 गया, 14, 14 में से 2 गया, 12, 12 देखिए सब में दोस्तों। अच्छा, अंतिम वाला पकड़ते हैं दोस्तों, अंतिम एस है, पी है, टी है। देखिए अंतिम वाला 14 और 2 16, 16 2 18, 18 2 20 होगा दोस्तों। 20 किस में? 20 एक में। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 एक ने टी का 20 होता है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72 की ओर। अच्छा, ये शब्दकोश है, क्या इसमें दिक्कत होगा आप लोग को? आशा करते दिक्कत नहीं होता। शब्दकोश के अनुसार सजाना है ना 72 का 1। हाँ, और आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर किसी तरह प्रॉब्लम, अगर मान लो कोई क्वेश्चन हल्का भी छोड़ रहे हैं, प्रॉब्लम आता है तो बोल दीजिएगा, उसको भी हम हल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हल हो जाएगा, इसीलिए फिर हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये तो डायरेक्शन है दोस्तों, आशा करते हैं बन जाएगा, लेकिन चलिए फिर से कोशिश करते हैं, बन जाना चाहिए, है कि नहीं? इसमें करा है दोस्तों, कहता ए जो है, ए से बिंदु बी, ए से 35 मीटर पूरब हो। बिंदु बी जो है, ए से बिंदु बी, ए से 35 मीटर पूरब है। ए से जो है 35 मीटर पूरब में आ गया। ठीक है, बिंदु बी 35 मीटर पूरब हो गया। अब कहता है बिंदु सी, ए से 26 मीटर उत्तर हो जाएगा। बिंदु सी, ए से 26 मीटर उत्तर हो जाएगा, ये 26 मीटर लेते हैं, सी हो गया। कहता है डी, कहता है सी, बिंदु सी जो है डी से 15 मीटर पश्चिम है। बिंदु सी जो है डी से जो है 15 मीटर पश्चिम हो जाएगा, यहाँ 15 मीटर हो जाएगा। कहता है बिंदु ई, डी से 13 मीटर दक्षिण है। डी से 13 मीटर दक्षिण हो जाएगा, 13 मीटर दक्षिण, डी से ई हो जाएगा ना, है कि नहीं? अब यहाँ कह रहा है दोस्तों, कहता है एफ जो है ई से 20 मीटर पूरब है, तो पूरब लेते हैं 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर पूरब हो जाएगा एफ। तो अब इसमें कह रहा है दोस्तों, कहता है एफ बिंदु से बी किधर है? एफ बिंदु से बी किधर है? नीचे है, दक्षिण की ओर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्या इसको ये मतलब बन जाएगा दोस्तों? बताइएगा। कहता है कोई प्लेट प्याला नहीं है। कोई प्लेट जो है प्याला नहीं। फिर कहता है सभी प्लेट गिलास है। सभी प्लेट जो है, सभी प्लेट ग्लास के अंतर्गत है, ग्लास के अंतर्गत। ठीक है, कोई प्लेट जो है प्याला नहीं है, प्याला नहीं है। ठीक है, कहता है कोई ग्लास प्लेट नहीं है। कोई ग्लास जो है प्लेट नहीं, कोई ग्लास प्लेट नहीं है, गलत है दोस्तों, ग्लास प्लेट है।
ठीक है, कुछ गिलास पीठ है, गलत दिया हुआ है, पहला गलत हो गया। कहता है कुछ गिलास प्याले हैं, कुछ गिलास प्याला है, कंफर्म नहीं, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, ये भी गलत हो गया। तो दोनों को दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, ठीक है। इसमें तीर देखना दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक तीर कमा है, यहाँ के बाद जब यहाँ आता है तो एक तीर कमा है, और एक तीर कमा है तो एक तीर उल्टा भी हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब यहाँ आता है तो दो तीर कमा है और दो तीर देखिए उल्टा हो गया, एक तीर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर नीचे की ओर हो गया है, तो दो तीर कमा दो तीर उल्टा, यहाँ पर देखिए तीन तीर कमा है दोस्तों, ठीक है, तीन उल्टा हो गया। यहाँ पर चार तीर कमेगा, चार को उल्टा हो जाएगा, तो एक को दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक, चार को तीर उल्टा हो गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 75 के बाद 76। अच्छा 76 जी के आ गया, 86 में आते हैं दोस्तों। 86 में क्या है देखिएगा, ये तो एवरेज निकालना है दोस्तों, 2x बाई बटा में x प्लस बाई से आप निकाल सकते हैं, x के मान 35 है, बाई के मान 63 धर दीजिएगा, तो इसका औसत चाल निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम दिया दोस्तों, संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो पहला संख्या 7x, दूसरा संख्या 9x, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 63x बराबर में कितना हो जाएगा बताइएगा, 63x बराबर में हो जाएगा कितना बताइएगा 315। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान 5 आ रहा है। आप देखें तो कहता संख्याओं का योगफल था, 9 और 7 कितना होगा 16x, 16x 16 5 80, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, देखिए दोस्तों 88 में क्या कर रहा है, 88 में देखिएगा, कहता ए और बी व्यवसाय में 15,500 कुल लाभ में से ए को जो है 5500 मिलता है। बताइए ए और बी दुइये को है ये व्यापार में दोस्तों, ये टोटल लाभ है 15,500, ठीक है। अब इसमें से ए को मिलता है 5500, तो बताइए ए को 5500, तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों, तो बी को मिल जाएगा, घटा दीजिएगा तो 10,000 मिलेगा, है कि नहीं, बी को 10,000 मिलेगा ना। अब इसमें आगे कुछ कर रहा है, दोनों का निवेश बता रहा है, कहता ए का निवेश बी से इतना कम है, बी से 67,500 कम है, तो बी का निवेश अगर हम x मानते हैं, बी का निवेश अगर x मानते हैं तो ए का निवेश कितना हो जाएगा बताइएगा, कम है ना, तो x माइनस 67,500 इतना कम हो जाएगा ए का निवेश। अब दोनों का तुलना इससे कर दे दोस्तों, ए का मान x माइनस 67,500 अब बटा में बी का मान x हो जाएगा, यहाँ पर ए लिए दोस्तों, यहाँ पर बी लिए हैं। इन दोनों के लाभ के अनुपात कितना दिया हुआ देखिएगा, ए का मान 5500 और बी का मान 10,000। क्या यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं, आप यहाँ से x का मान जैसे निकालिएगा दोस्तों, तो आप x का मान किसका है बी, तो बी का आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा हल कीजिएगा तो 15 यानी 1.5 लाख आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, कहता है बाई का धनात्मक मान ज्ञात करना है, बाई का धनात्मक मान। इसमें तो आप जानते हैं दोस्तों, गुना कर दिए 36 गुना 9 गुना बाई गुना बाई, यानी बाई स्क्वायर बराबर 36 गुना 9, बाई का मान हल कीजिएगा तो 6 गुना 3 आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं दोस्तों, कहता समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, जिसमें समान भुजा की लंबाई दिया हुआ 5, ये भी 5 है, ये भी 5, समान भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा 8 दिया हुआ, 8 हो गया, ठीक है। इसमें हम परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब लंब डालते हैं, ठीक है, लंब डाल दिए, तो मतलब जब लंब डालते हैं तो समद्विबाहु में क्या होता है दोस्तों, जब लंब डालने पर बराबर होता है, यानी ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस लग रहा है दोस्तों, 4 5 यहाँ पर 3 हो जाएगा, पाइथागोरस पर में 3 4 5 है मालूम, पाइथागोरस पर में 3 4 5 होता है, ठीक है। आप देखें तो यहाँ पर दो गो जो है समचतुर्भुज, मतलब कि ये जो है क्या बन त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस के मान कितना हो गया 4, 4 हो गया, हाइट का मान 3 हो गया, हाइट का मान 3 हो गया, तो 3 2 दूनी 4 3 दूना 6, तो ये आधा का हुआ 6, ये आधा का भी 6 हो जाएगा, तो 6 6 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 90 के बाद अब कहाँ है मैथ देखिएगा दोस्तों, हाँ यहाँ आइए 96 में आते हैं, ठीक है। टीयर को इतना लिखते हैं, एड्स को इतना लिखते हैं, ठीक है, तो ए का मान निकालना है। अच्छा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो मिल रहा है इन दोनों में लिख दिया करो। क्या एक मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है कि नहीं। आशा करते हैं भारी नहीं लग रहा होगा दोस्तों। आगे देखिएगा, कथन निष्कर्ष से आप इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, पीछे बहुत सा बता चुके हैं, तो 97 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, ये लोकेशन है दोस्तों, हल कीजिएगा इसको 98 का, ठीक है।
99 देखिए, इसमें तो मिलाना है दोस्तों। इसमें 100 दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ऐसे 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 है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये देखिए ऐसे हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। हग का दिया हुआ इतना, अक्यूट का दिया हुआ इतना, तो कहता है टी का मान निकालना। टी देख रहे, टी इसमें दोस्तों यहाँ पर टी दिख रहा है कि नहीं, लेकिन देखो इन दोनों में 3 अक्षर मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों में भी 3 गो मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। ये बताइए, यहाँ पर देखिए 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, क्या 9 मिल रहा है दोस्तों? 9 नहीं मिल रहा है, तो 9 हो जाएगा टी का मान, ठीक है, 9 हो जाएगा टी का मान। समझ गए बात को? अगर दिक्कत हो रहा है बोलिएगा दोस्तों, फिर से बताएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101 दोस्तों। कुछ जानकारी दिया हो दोस्तों इसमें। इसे कहता है 5 दोस्त है, DFGHR अलग अलग आयु के हैं। कहता है इसमें तीसरा सबसे अधिक आयु कौन है। कुछ कंडीशन दिया हुआ है, 2 कंडीशन है। कहता है इसमें से कौन सा जो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यही ढूंढना है इसमें दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। इसमें कहता है F और D की आयु R की आयु से कम है, ठीक है। R की आयु से कम है, यानी R की आयु अधिक है, किससे? F और D से, ठीक है। और इसमें कह रहा है दोस्तों G का आयु H से अधिक है। G का आयु जो है, G का H से अधिक है, H से अधिक है, यानी क्या हो जाएगा? G का आयु जो है H से अधिक है। समझ गए बात को? G का आयु H से अधिक है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहता है D की आयु F की आयु से कम है। दूसरा में कह रहा है D की आयु। अच्छा, इससे जो है हम लोग निकाल सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ देखिए निकाल सकते हैं, तीसरा सबसे बड़ा इसमें कौन है बताइएगा दोस्तों। तो 2 तो यहाँ आ गया, तो तीसरा सबसे बड़ा R ही दिख रहा है कि नहीं? तीसरा बड़ा कौन दिख रहा है? R। तो ये तो पहले से निकल गया, तो आगे पढ़े का हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो केवल एक से ही इसका आंसर पूरी तरह निकल रहा है। देखिएगा तो कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। 2 नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे दर्पण है, ये तो निकल जाएगा आप लोग से। 3 का उल्टा देखिए, 3 का यहाँ पे एक बार सीधा दिया, उल्टा 3 को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो सब एक इक्वल होगा दोस्तों। के देखिए, के कहाँ है देखो, के देखिए यहाँ पर इक्वल दी, तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि सेम टू सेम है। अब बच ये दोनों बच गया है कि नहीं। अब टी देखिए, टी को मिरर में देखिए तो नीचे नहीं होगा दोस्तों, टी ऐसा ही रहेगा मिरर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे वाला हो गया वाटर प्रतिबिंब, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 103 की ओर। अच्छा, इसमें क्या दिया दोस्तों देखिएगा। एक्टिव, लेजी, ब्यूटीफुल, अगली, बीटर, साउर, आफ्टर, बिफोर। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीटर और साउर जो है एक दूसरे का समानार्थी है, ठीक है, बाकी सब अपोजिट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104 की ओर। इसमें पूरा करना है, बताइएगा। यह देखिए बीच में छूटा हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो देखिए बीच में गायब किया हुआ, ठीक है, बीच में गायब है। ये देखिए यहाँ पर चौखूटा दिया हुआ, चौखूटा नहीं होगा दोस्तों, गोल होगा। यहाँ पर देखिए गोल है, सटा हुआ भी है, ठीक है, गोल है, सटा हुआ भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच में छूटा हुआ दिख रहा है, बीच में छूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर खत्म हो गया ना। अच्छा, इसमें क्या बताएं दोस्तों आपको, शायद आप लोग को तो इसी कुछ श्रृंखला दिया हुआ है। तो दी गई श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याएं, 2 या 2 से अधिक पूर्ण वर्ग संख्याएं एक दूसरे के ठीक बगल में कितनी बार आएगी। तो देखिए 2 या 2 से मतलब 2 को पूर्ण वर्ग संख्याएं हमको मिलना चाहिए। तो 4 अच्छो देखिए मिल गया, 4 9। फिर और कहीं होगा दोस्तों 9 6 4 4 9 गो यहाँ आ गया दोस्तों, 2 ही गो, और कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो मात्र 2 हो जाएगा, ठीक है। 105 के बाद आइएगा दोस्तों 116 में आते हैं दोस्तों, ठीक है। 116 में क्या दिया हुआ है, कहता है 2 पाइप है ए और बी। ए जो है 78 मिनट में ए भर रहा है 78 मिनट में, और बी भर रहा है कितना 39 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 39 मिनट में भर रहा है। कहता है ए और बी दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, ठीक है। तो कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए, कितने समय बाद ए को बंद कर देंगे ताकि जो है खाली टंकी को 25 मिनट में पूरी भर जाए। अच्छा ये बताइए दोस्तों, कहता खाली टंकी 25 मिनट में पूरी भर जाए, इसका मतलब ये है ये तो कभी ना कहीं बंद हो गया, लेकिन बी जो है हर हमेशा चालू रहा, मतलब 25 मिनट तक जो है बी काम किया है एक्स्ट्रा, समझ गए। 25 मिनट तक बी काम किया है एक्स्ट्रा। तो बताइएगा 25 मिनट में बी कितना काम किया है। तो 25 मिनट में बी काम करेगा 25/39 भाग, ठीक है, क्योंकि 39 मिनट में काम कर रहा है इन्हें। तो 25 मिनट में 25/39, बताए शेष कितना बचेगा दोस्तों। तो शेष घटा दीजिएगा 1 से, इसमें 1 से घटाएंगे कितना बचेगा, 25 4 29 39, मतलब 14/39, ठीक है। 14/39 भाग कौन करेगा, अब ए करेगा, जो कि पहले भाग गया था। तो ये जो है 78 मिनट में काम करता है ये काम, ये 78 से गुना कर दिए केवल ने, तो 39 दूना 78, 14 28 मिनट काम करके भाग गया था, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात को। कुछ 5 अंकों वाली संख्या दिया हुआ है, क्या है, 1 है, m है, 8 1 3, 1 m 8 1 3। इसमें कहता है 11 से विभाज्य होने के लिए क्या रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कुछ है दोस्तों, अल्टरनेट जोड़ दो, 3 + 8 + 1, 3 + 8 + 1 कितना होगा, 8 3 11 1 12,
8 3 11 1 12, 1 प्लस 8 प्लस में 3 बराबर 12। यहाँ पर देखे तो एम प्लस 1 हो जाएगा, एम प्लस 1, ठीक है। तो बराबर कितना, एम प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से एम के मान निकल जाएगा, देखिए तो एम का मान क्या हो जाएगा 11, ठीक है 11, ठीक है। तो कहने का मतलब एम का मान यहाँ पर 11 तो कहीं है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो 11 में से 11 घटाएं क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा 11 के विभाज्यता नियम है दोस्तों कि अल्टरनेट का जो डिफरेंस जो होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, या तो 11 के मल्टीपल हो या फिर 11 कहने मतलब 0 हो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हो, ये तो 11 के मल्टीपल हो चाहे दोनों घटाकर 0 आना चाहिए, समझ गए। तो बी का 0 हो जाएगा इधर ने। क्या इसको 18 के बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ भारी चीज नहीं लग रहा है हमको देखने में। अच्छा इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 119, 5 संख्याओं का योग दिया हुआ 655, ठीक है। 5 संख्याओं का योग दिया हुआ 655 दिया हुआ है, योग है, ध्यान दीजिएगा, औसत नहीं योग है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ 75, तो बताओ 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 75 दूना 2 मतलब 150 हो जाएगा। तीसरी संख्या थर्ड दिया हुआ कितना, देखो तो 118, 118। अब बताइए 2 संख्या इधर 1 संख्या कितना, 3 संख्या, तो 3 संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अब 655 में से घटा दीजिएगा 268 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो देगा जो आएगा अपना हल कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतना होता है। यानी रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा 1 वर्ष में 10%, यहाँ पर 2 वर्ष दिया था, 2 वर्ष में 20%, यानी ब्याज का मान कितना आ गया दोस्तों 20% हो गया। आप जानते हैं प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है ना। तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, है कि नहीं। अमाउंट हो गया, अमाउंट का मान दिया हुआ है 3600, तो 3600 की तुलना किससे कर देंगे 120 से कर देंगे। कहता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना देखिए, तो ब्याज 20%, तो 20 से गुना कर दीजिएगा। 20 छक 20 से 6 छक 36, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 20 के बाद आते हम लोग हैं 26 की ओर, देखिएगा दोस्तों 26 में रिलेशन है दोस्तों, इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्या हल कर दें, चलिए ठीक है हल कर देते हैं। लास्ट देखिए पी और टी से संबंध निकालना है दोस्तों, पी और टी। अच्छा यहाँ पर पी को देखते हैं, तो कहीं से पकड़िए कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पी का पति यू है, खाली पी और टी का है ना, इसीलिए हम पी को पकड़ रहे हैं। तो पी का पति यू है, तो पी का पति यू है, यानी पति है तो पत्नी हो गया, है ना। अब देखिए पी और यू में कोई संबंध है, देखिए यू का माता टी है, देख रहा यू का माता टी है, यू का माँ जो है माता टी है। अब यही तो पी टी तो हो गया दोस्तों, आगे इसमें कुछ करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ा हमको, समझ गए। तो इसका माता ई है, और ये कौन है दोस्तों, इसका पति है, मतलब ये क्या हो जाएगा, दामाद कह सकते हैं चाहे सास कह सकते हैं, समझ गए ना। यानी पुत्र की पत्नी भी कह सकते हैं। यानी अगर ये पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। अगर ये पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका पुत्र का पत्नी हो जाएगा, समझ गए, पुत्र का पत्नी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्र का पत्नी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार करना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा इसमें। देखिएगा पहला ऑप्शन देखते हैं सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी दिया हुआ कितना बढ़ रहा है, प्लस में 4 बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ एक मतलब के, यहाँ पर यहाँ 15 दिया हुआ, मतलब ओ दिया हुआ है, तो के या ओ में डिफरेंस कितना हो रहा है, प्लस में 4 बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी देखिए तो 4 ही घट रहा है, यहाँ भी देखिए 4 घट रहा है, यहाँ भी देखिए 4 घट रहा है, यानी ये बिल्कुल सही हो रहा है, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 128 में। कहता है 6 व्यक्ति जो है गोलमेज के परिता जो है केंद्र की ओर विमुख करके बैठे हुए, 6 व्यक्ति है ना, 6 गो, तो 6 को बनाते हैं एक डायग्राम। कहता है भी के दाएं आई है, भी का दाएं जो है आई है, भी का दाएं आई बैठा हुआ है। आई के बाएं से गिनती करने पर आई और एच के बीच 3 व्यक्ति, आई के बाएं से गिनती करते हैं, तो आई और एच के बीच 3 गो, 1 2 3, यहाँ पर एच हो जाएगा, समझ गए, 3 को बैठा हुआ है बीच में। अब देखिए दोस्तों टी या डब्ल्यू में कोई संबंध तो अभी है नहीं, ठीक है। अच्छा आई एच तो हो गया। कहता है डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू के ठीक दाएं टी है, तो यहाँ पर डब्ल्यू के ठीक दाएं क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तब एक को बच रहा है ना, समझ गए, क्या बच रहा है, देखिएगा यू बच रहा है। तो कहता है आई और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति है, जबकि डब्ल्यू के दाएं से गिनना है, तो डब्ल्यू के दाएं से गिनना है, तो आई और डब्ल्यू, आई कहाँ है, आई यहाँ पर है, तो आई और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति है, टी और भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 129 की ओर। इसमें तो कुछ है नहीं दोस्तों, क्या बोले इसको हम बताइए, इसको हल कर लीजिएगा ना।
ये अपोजिट है, बाकी सब जो है समानार्थी दिया हुआ है। इसको डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों 6, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 39 42 12, इसका 18 हो रहा है, इसका 24 हो रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। तो 6 12 18 24, अगला कितना हो जाएगा 30 बढ़ेगा, तो 93 में बढ़ाएंगे 30 कितना हो जाएगा देखिएगा 123 हो जाएगा ना। कहता भावना ऊपर से जो है 9वां और नीचे से 24वां है, तो कितना विद्यार्थी, तो इन दोनों के जोड़ करके ये घटा दो, तो 24 और 9 कितना होगा दोस्तों 33, में से एक गया 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, कहता वर्ग को जो है ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ W का 23 नहीं होता है दोस्तों, अब Y का 25, 2 बढ़ा हुआ देखिए, O का 15, Q का 17 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 2 17 2 बढ़ा हुआ है, सब में 2 2 बढ़ाया गया है दोस्तों, ठीक है। WORK, यहाँ पर Y Q T और M, यहाँ पर +2, ठीक है, +2, समझ गए। तो इसको भी 2 2 बढ़ा दीजिए, क्या होगा दोस्तों 11 2 13, 13 सब में दिया। लास्ट में देखते हैं 25 और 2 27, ए कहाँ है दोस्तों, ए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, ठीक है। 32 हो गया ना। 32 के बाद आते हैं दोस्तों 33 की ओर, इसको हल कर लीजिएगा, आशा करते हैं। तो 33 का इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 34 के देखिए दोस्तों, इसको भी ऑप्शन से चलना है, इसको तो अपने मन से करना कुछ नहीं, ऑप्शन से चलना है, ठीक है। ये दोनों में घटाइए कितना होगा दोस्तों 75 और 25 100, 98 25 कितना होता है दोस्तों 125, मतलब 123, 123 का डिफरेंस हो रहा है। क्या इसमें 123 का डिफरेंस हो रहा है, देखिए तो 23 67 जोड़ते हैं 0 6 2 8 1 9, 190 ही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। जबकि 210 दिया, गलत हो गया यहाँ पर ने। चलिए यहाँ पर इसका डिफरेंस देखते हैं, 8 में से 6 गया 2 हो गया, और इधर 112 हो जाएगा, है कि नहीं। 67 इधर ये देखिए तो कितना हो रहा है, यहाँ भी 112 का डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी 112 का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है। अच्छा 36 का बना लीजिएगा, ये तो रख के मान धर लेना है ना, और तो कुछ करना नहीं दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया हुआ है 46 में आते हैं, इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। एलसीएम इसमें निकालने के लिए कुछ करना नहीं दोस्तों, पावर देखिएगा 2 का पावर 3 है, ठीक है। 2 का पावर जिसमें सबसे अधिक होगा वो 2 बड़ा एलसीएम होगा, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 हो जाएगा, समझ गए, जिसका पावर अधिक है। 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर 3, अधिक कौन है 3 का पावर 4, तो गुना 3 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप मिला सकते हो, उतना देखना भी नहीं है। 2 पावर 5 यहाँ है, 3 गो में दोस्तों, फिर 3 पावर 4 यहाँ देखिए, आप कहीं है 3 पावर 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मारना खटाखट दोस्तों, बाकी फालतू से मतलब मत रखना है, ठीक है। क्या चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का निकल जाएगा, और अर्धवार्षिक है दोस्तों। अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधा होता है, समय दुगना होता है 2 वर्ष के लिए। क्या आप निकाल सकते हैं P × 1 + R/100, P × 1 + R/100 पर पावर n, अब माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, है कि नहीं, मान धर दीजिएगा ने। तो इसका हल करने पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ने। 148 देखिएगा दोस्तों, 2 मित्र किरण और महेश क्रमशः मासिक आय क्रमशः 5-7 के अनुपात में है, प्रत्येक 75,000 प्रति माह बचत करता है, और इसके मासिक व्यय 2:4 है, तो मासिक आय ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात कीजिए, कुछ तो है नहीं दोस्तों इसमें, सब कुछ दिल तो है, ये है, ठीक है। एक महेश है, एक किरण है, और एक महेश है, 5:7 है, और क्या है दोस्तों 2:4 है, ठीक है। प्रत्येक का बचत 7500 है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक का बचत देखिए कितना बचत हो रहा है, 3 का बचत, यहाँ है बचत 3 का, ये तो सबसे आसान हो गया। तो 75 का तुलना कर दीजिएगा, 75 का तुलना कर दीजिएगा 3 से। अब किरण का निकालना, तो किरण कितना है 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 25 या 75, 25 5 125, 125 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में 125 है कि नहीं। अच्छा 149 में देखिएगा दोस्तों, 149 में क्या करा ध्यान दीजिएगा, ये तो एलिगेशन है दोस्तों, है ना। 72 रुपये प्रति केजी वाली चीनी और 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है, मतलब मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को इतना बेचने पर इतना % का लाभ हो। पहले यहाँ पर देखिए 2 गो सीपी दिया हुआ, ठीक है, एक 72 हो जाएगा और एक हो जाएगा 12, ये तो सीपी हो जाएगा। यहाँ पर एसपी दिया हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो 43.4, 40% का लाभ, मतलब 140 गुना में 100 कर दीजिएगा, सीपी निकल जाएगा, ठीक है। 14 तिया 42 और 14 इकाई 14, 31 हो रहा है दोस्तों, तो बीच में 31 डाल दीजिए। अब इसको डिवाइड अच्छी मतलब कीजिए, कितना हो जाएगा, है 1 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर बताइए कितना हो जाएगा, है 12 9 21 और 10 31, 12 9 21 10 19 और 41 का रेशियो आ रहा है दोस्तों, 19 41 ऑप्शन नंबर सी हो रहा है।
अच्छा, इसको आप हल कर लीजिएगा, क्या इसमें भी दिक्कत होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया दोस्तों। अब आपसे एक ही निवेदन है, जैसे पिछले वीडियो को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, इसी तरह इस वीडियो को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।